बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि वेव कहलाता है। ठीक है, इससे पहले हमने SHM को स्टडी किया था और अब हम उसी SHM के बिहाफ पे वेव को जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लेंगे। ठीक है, और हम ये सीखेंगे, ये 2-3 बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन 2-3 बातों को जब वो हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात क्या कि व्हाट इज़ द पर्पस टू प्रोड्यूस वेव, कि वेव जो है उसको हम प्रोड्यूस करने का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है उसका, ज़रूरत क्यों पेश आई इस वेव को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, दूसरा हम डिफ़ाइन करेंगे वेव की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ अ वेव, कि वेव होती क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन जब हम नोट करेंगे। और तीसरे नंबर पे कि वो जो वेव है उसकी मैकेनिज़्म क्या है, कि कैसे वो वेव प्रोड्यूस होगी, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वेव को प्रोड्यूस करने की, क्या बेसिक कंडीशंस हैं वेव को प्रोड्यूस करने की, वेव कैसे बनेगी और वो आगे ट्रैवल कैसे करेगी, प्रोपोगेट कैसे करेगी। ये हमने जब वो 2-3 बातें आज के लेक्चर में सीखनी है। ठीक हो गया, ओके। तो अब देखें, सबसे पहले अगर आपको याद हो क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपने क्या स्टडी किया था। ठीक है, उस लास्ट चैप्टर में हमने एक बात जब वो नोट की थी जो उस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव था, कि हमने उसमें पढ़ा था कि हीट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, चैप्टर का नाम से ही ये इज़हार हो रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कि उस चैप्टर में हमने हीट को ट्रांसफ़र करवाया था डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हमने हीट को एक जगह से दूसरी जगह जब वो मुंतकिल किया था। ठीक है, और उसके लिए हमने चंद एक मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें पहला मेथड हमने पढ़ा था कंडक्शन। ठीक है जी, फिर दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, और फिर तीसरा हमने मेथड पढ़ा था दैट इज़ रेडिएशन। ये 3 मेथड्स हमने पढ़े थे हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। जैसे पहला हमारे पास था कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड, कोई रॉड है, कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसके एक सिरे को हम क्या करते थे, हीट करते थे। ठीक है, इसको फ़र्ज़ करें एंड ए है, ये उसका दूसरा एंड बी है। तो हमने ए एंड को हीट किया और देखा कि जो बी एंड है वो भी हीट हो जाता है। कुछ देर बाद बी एंड बी हमारा क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ये कैसे पता चला, क्योंकि हम जब इसको हीट करते हैं तो इस ए एंड का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो चुका होगा। फ़र्ज़ करें इसका टेम्परेचर जब वो टी हो गया, तो हमने देखा कि कुछ देर बाद जो दूसरा एंड है बी, इसका जो टेम्परेचर है वो भी टी हो जाता है। तो हमने टेम्परेचर को देखकर अंदाज़ा लगाया, ये ऑब्ज़र्व किया, कंक्लूड किया कि हमारी जो हीट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, दूसरे एंड को मैंने पकड़ा हुआ है और एक एंड को मैं गर्म कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वो दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। जितना टेम्परेचर यहाँ पे मैंने पाया उतना ही टेम्परेचर मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। इसका मतलब कि मेरी जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी। फिर हमने दूसरा मेथड पढ़ा जिसमें कन्वेक्शन है, और इसमें हमने जो सिचुएशन को कंसिडर किया था कि हमारे पास एक फ्लूइड है, जैसे ये बकेट है, इस बकेट में मैंने कुछ फ्लूइड को भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, और इसको मैं जब वो हीट अप करता हूँ और मैं इतने हिस्से को हीट कर रहा हूँ, ये वाला, लेट से ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट को मैंने हीट किया और कुछ देर बाद देखा कि जो हीट है वो उस पूरे फ्लूइड्स के अंदर हर तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है।
उतना ही टेम्परेचर हो जाता है जितना टेम्परेचर पॉइंट ए पर था। तो उतना ही टेम्परेचर जब वो पूरे फ्लूइड के अंदर हर जगह का टेम्परेचर जब वो एक जैसा हो जाता है। तो टेम्परेचर को देखते हुए मैंने कहा कि मैंने जो हीट ए पॉइंट पे दी थी वही हीट मुझे बाकी तमाम पॉइंट्स में मिल रही है, मतलब मेरी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, ये हमने दूसरा मेथड पढ़ा था कन्वेक्शन, जो कि हमने फ्लूइड्स में पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था रेडिएशन। रेडिएशन को हमने वहाँ पे इतना डिटेल के साथ नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर मैं इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास वेव, यानी कि अगर मैं इसको वेव भी कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ के पे तो हमारा आज का टॉपिक है, वेव क्या है, वेव की मैकेनिज़्म क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है और क्यों प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज़ द पर्पज़। क्लियर। तो वेव भी हमारे पास क्या हो गया, वेव भी हमारे पास एक मेथड है। कैसा मेथड, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का मेथड। इज इट क्लियर। जैसे हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन में देखा, वो दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मेथड थे जिससे हम हीट को आगे ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसी तरह जो रेडिएशन है ये भी एक मेथड है जिससे हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। वो हमने एक स्पेसिफिक एनर्जी को हम वहाँ पे डिस्कस किया था, ओनली हीट। लेकिन एनर्जी की तो बहुत सारी शक्लें होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करना हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है जिसको हम नाम देंगे वेव। तो सबसे पहले वेव हुआ क्या, वेव एक तरीका है, वेव एक मेथड है, वेव एक ज़रिया है, एक सोर्स है, एक अंदाज है। कैसा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। क्लियर, कि वेव बेसिकली क्या होता है, एक अंदाज है, एक तरीका है जिससे हम अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब वो कैसे पहुंचेगी, ठीक है, उसी को हम आगे डिटेल में जानने लगे हैं कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, जैसे देखें कि ये हमारे पास एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है और इसको हमने एक सिरे से यहाँ पे बांध दिया, या ना भी बांधे तो कोई मसला नहीं है। खैर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे, ये पॉइंट हमारे पास फ़र्ज़ करें ए है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ए। इस ए पॉइंट पर मैंने कुछ वर्क किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करवाऊँ। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मिक्सचर होता है वो हमें किस शक्ल में मिलता है, वो हमें मिलता है ऑसिलेशन की शक्ल में। हमने प्रीवियस जो आर्टिकल से वो हमने यही देखा था कि जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसके बाद दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो अब अगर हम ये वाली एनर्जी, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो हम अगर मैकेनिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, ऑसिलेट की शक्ल में, ऑसिलेशन करवाकर। तो मैंने ए ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट किया, ठीक है, इसको मैंने कुछ एनर्जी दी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ देर बाद यहाँ पर पड़ा हुआ पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। जिस तरह ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसी अंदाज में ये वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो अगर ये वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है तो मैं ये अंदाज़ा लगा लूँगा कि मेरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर थी, लेकिन अब वो एनर्जी जब वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है। क्योंकि मैंने सिर्फ ए पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया, तो कुछ देर बाद देखा कि बी पार्टिकल भी उसी अंदाज में ऑसिलेट करने लगा। जिस पैटर्न से ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था उसी पैटर्न से ये वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लगा। तो मैंने देखा कि मेरी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, जिस एनर्जी से, जिस पोटेंशियल से, जिस तरीके से ये ए पार्टिकल अपनी मोशन को दोहरा रहा था, उसी अंदाज में, उसी एनर्जी से, उसी पैटर्न से बी पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा था।
इसका मतलब क्या है कि मेरी जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी होगी, ट्रांसफ़र हो चुकी होगी, तो ही वो पार्टिकल जब वो ऑसिलेट करने लगा है, उछलने लगा है। अगर उसके पास एनर्जी ना होती तो वो ना उछलता, ना वो मूव करता, ना वो ऑसिलेट करता। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल भी मूव करना शुरू कर देता है। तो मूव करना शुरू कर देता है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, तो ये मूव कर रहा है। तो वो एनर्जी कैसे आई है? वो एनर्जी यहाँ से आई है। ठीक है, मैंने तो ए पार्टिकल को एनर्जी दिया था, लेकिन बी पार्टिकल भी क्या करने लगा, ऑसिलेट करने लगा। तो मैंने बी पार्टिकल को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी एनर्जी क्या हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, मेरी एनर्जी जब वो बी पार्टिकल को क्या हो चुकी है, मुंतकिल हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्योंकि जिस पैटर्न से ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कर रहा था, उसी पैटर्न से ये ऑब्जेक्ट भी अपनी मोशन को करने लगा। इट मीन्स के एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, और वो कैसे हुआ होगा? जब मैंने इस रस्सी के अंदर एक छोटा सा ऐसे बम्प प्रोड्यूस किया, मैंने रस्सी को एक छोटा सा झटका दिया ऐसे, तो जो मैंने उसको झटका दिया, बम्प दिया, तो वो बम्प ने एक शेप बनाई, और वो बम्प जब वो ऐसे मूव करता हुआ क्या जाता है, आगे मूव कर जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने इसको क्या किया, मैंने इसके अंदर एक बम्प प्रोड्यूस किया ये, और ये रस्सी सारी अभी शांति में है। फिर क्या हुआ, ये मैंने देखा कुछ देर बाद ये बम्प आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी यूं, फिर आगे ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और करते करते ये रस्सी के दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, और दूसरे एंड पे पड़ा हुआ जो पार्टिकल होगा वो भी क्या करेगा, बिल्कुल जो पहले पार्टिकल था उसी तरह का मोशन परफॉर्म कर लेगा। तो मैंने रस्सी में क्या किया, एक बम्प, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। और ये डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, ये आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है, इधर 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 मूव कर रही है। तो मैंने तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसका इफेक्ट आखिर तक गया, एंड तक उसका इफेक्ट गया। तो इस डिस्टर्बेंस ने ये जो पैटर्न बनाया, और ये पैटर्न आगे मूव करा, इसी पैटर्न को हम नाम देते हैं वेव। ठीक है, कि हमने उस रस्सी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उस डिस्टर्बेंस ने जो पैटर्न बनाया, और वो पैटर्न आगे गया, और उसने बी पार्टिकल को जाके हिट किया और उसको ऑसिलेट करवाया। तो ये जो तरीका, ये जो मेथड, ये जो शेप बना उस रस्सी के अंदर, जो पैटर्न बना उस रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस का, इसी पैटर्न को, इसी शेप को हमने क्या नाम दे दिया, वेव का नाम दे दिया। कि वेव जो है उसने डिस्टर्बेंस को आगे भेजा, उसने एनर्जी को आगे भेजा। तो डिस्टर्बेंस बोले तो एनर्जी, कि हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, आगे प्रोपोगेट कर रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है, प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना, प्रोपागेट। तो एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग, एनर्जी आगे प्रोपोगेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ बम्प, इन द फॉर्म ऑफ बम्प। ये जो बम्प है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, वेव का नाम दे दिया। तो वेव क्या हुई, वेव बेसिकली एक पैटर्न है डिस्टर्बेंस का, जिससे हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। इज इट क्लियर बेटा? तो कुछ समझ में आ रहा है कि वेव का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका लॉजिक है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये क्या कर रही है। ठीक है, बिल्कुल वही कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह ही कर रही है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने एनर्जी को ज़रा एक स्पेसिफिक नाम दे दिया था, हीट, लेकिन यहाँ पे हम जनरली कोई नाम दे रहे हैं। ठीक है, वेव के अंदर हम जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाएंगे वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। हम जो यहाँ पे एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने जो एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया है, वो मैंने
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, उछलता है, ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, यानी कि मैकेनिकल। इन दोनों को हम अगर इकट्ठा नाम लें तो क्या नाम देंगे, मैकेनिकल। तो इस पार्टिकल के पास मैकेनिकल एनर्जी थी, इस बम्प के दौरान इस पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी आ गई, मैकेनिकल। तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, आगे 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 ट्रांसफ़र हो रही है। और जब वो बी पार्टिकल को जाके हिट करती है तो उसको भी वो उसी अंदाज में ऑसिलेट करवा देती है जिस अंदाज में पार्टिकल ए खुद मूव कर रहा था। इसका मतलब कि हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। किस शक्ल में पहुंची है, बम्प की शक्ल में, एक पैटर्न की शक्ल में, एक डिस्टर्बेंस की शक्ल में। उसी पैटर्न, उसी डिस्टर्बेंस, उसी बम्प को हमने क्या नाम दे दिया, वेव नाम दे दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि वेव जो है वो हमारी एनर्जी को क्या कर रही है, आगे कैरी कर रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें वेव का मकसद समझ में आया, वेव का पर्पस समझ में आया कि वेव क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्यों इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहला इसका मकसद, इसका पर्पस, इसका जो वो नेसेसरी क्यों ज़रूरी है कि ताकि हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करवा सकें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम जो एनर्जी है, जैसे मैंने आपको कॉल मिलाई है, ठीक है, तो मेरी जो साउंड एनर्जी है वो आप तक पहुंचना चाहती है। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम बहुत सारी हमारे डिफरेंट डेली लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो उसके लिए हमें फिर वेव का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए वेव ज़रूरी है, इसीलिए हम वेव को पढ़ रहे हैं। यही वेव का सबसे फंडामेंटल पर्पस है, सबसे फंडामेंटल एक मकसद है। ठीक है, इस वजह से हम वेव को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है वो बेटा क्या हो सके, आगे प्रोपोगेट कर सके। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब हम वेव को डिफाइन कर लेते हैं बेटा कि वेव बेसिकली क्या है, क्या, व्हाट इज़ अ वेव, वेव क्या है। तो वेव देखें क्या है, वेव एक पैटर्न है डिस्टर्बेंस का। ठीक है, कि ये मैंने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, इस डिस्टर्बेंस ने जो पैटर्न इख्तियार किया उस पैटर्न में ये पार्टिकल ऑसिलेट हुआ और इस पार्टिकल के ऑसिलेट होने से मेरी डिस्टर्बेंस, मेरी एनर्जी इस पैटर्न की शक्ल में आगे ट्रांसफ़र हुई। इसी को मैं क्या नाम दे दूंगा, वेव। अब इसी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ वेव। सो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। A wave is a disturbance। वेव एक डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम, एक मीडियम में, इन अ मीडियम। मीडियम यहाँ पे कौन है, ये रस्सी है। ठीक है, रस्सी को मैं एज अ मीडियम ले रहा हूँ। इस तरह पानी की सरफेस के ऊपर भी वेव्स बन सकती हैं। जैसे पानी के ऊपर आप पत्थर को फेंकते हो तो पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे रिपल से बनते हैं, तो वो पानी की सरफेस के ऊपर वेव बनेगी, तो वहाँ पर मीडियम कौन होगा, वो पानी होगा। खैर, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम, एक मीडियम में, और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, इन अ मीडियम due to which particles oscillate। ठीक है जी, मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है उस डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और इन पार्टिकल्स के ऑसिलेट होने से हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। So due to which particle oscillate, by which energy is transferred, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उनके ऑसिलेट करने से,
जब मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और वो ऑसिलेशन डिस्टर्बेंस से पैदा होती है, ठीक है, बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मीडियम में वो जो एनर्जी है हमारी वो ट्रांसफ़र हो जाती है ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू इन अ मीडियम ड्यू टू विच पार्टिकल ऑसिलेट बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है जी। क्या ये पार्टिकल बजाते खुद यहाँ तक आया? जब मैंने उस रस्सी को ऐसे बम्प प्रोड्यूस किया तो जो मेरे हाथ में पार्टिकल था, जो रस्सी का हिस्सा मेरे हाथ में था, क्या वो रस्सी का हिस्सा खुद जब वो दूसरे एंड तक पहुंचा है क्या? नो। तो रस्सी बजाते खुद, रस्सी का कोई भी हिस्सा दूसरे एंड तक नहीं जा रहा। मैंने हाथ से रस्सी को ऐसे मूव करवा रहा हूं तो मेरा हाथ भी बजाते खुद आगे नहीं जा रहा, तो मेरे हाथ से जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है, मैं बजाते खुद नहीं जा रहा। रस्सी का कोई सिरा, कोई हिस्सा वहाँ तक नहीं जा रहा दूसरे एंड तक। तो ये भी आप इसमें ऐड कर लें कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मटीरियल। क्या यहाँ पे कोई मटीरियल, कोई मैटर, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है? नहीं। तो पार्टिकल, कोई मटेरियल यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, सिर्फ कौन आया है? एनर्जी आई है। कौन आया है? मोमेंटम आया है, प्रेशर आ सकता है। तो ये भी इसमें चीज़ ऐड कर लें, विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल, दैट इज पार्टिकल। ये हमारे पास जब वो कंप्लीट डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज अ वेव, कि वेव है क्या? वेव एक डिस्टरबेंस का नाम है। उस डिस्टरबेंस से उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो उनके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन कोई पार्टिकल आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई मटेरियल आगे नहीं जाता, सिर्फ एनर्जी जाती है। मोमेंटम जा सकता है, मोमेंटम भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है डेफिनेशन ऑफ वेव। जी बेटा, यहाँ तक होगा क्लियर? आसान है, वेव का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। इसको आपके माइंड में एक बार इसका कॉन्सेप्ट बैठ गया तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये बेटा वेव होती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने क्या रिजल्ट निकाला इन जनरल कि वेव है क्या? तो वेव एक मेथड है, वेव एक तरीका है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। अगर मैं इसको एक लाइन में कवर अप करना चाहूँ तो ये वेव को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेव इज़ अ मेथड बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग अ मैटर, विदाउट ट्रांसफरिंग अ पार्टिकल। तो वेव के प्रोपगेशन के दौरान सिर्फ कौन आगे बढ़ता है? एनर्जी बढ़ती है, मोमेंटम बढ़ सकता है, लेकिन कौन नहीं जाता आगे? पार्टिकल, मैटर नहीं जाता। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मैटर does not move forward, ठीक है, during the propagation of wave। तो वेव की प्रोपगेशन के दौरान कोई मैटर, कोई पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ उन पार्टिकल्स के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो एनर्जी ही बेसिकली आगे बढ़ती है। जी बेटा, यहाँ तक होगा क्लियर?
ठीक है, उसके बाद लास्ट जो थिंग है आज के लेक्चर की, जो कि है जी मैकेनिज्म ऑफ वेव, कि अब ये जो मैंने इसके अंदर बम्प को प्रोड्यूस किया और ये बम्प आगे बढ़ता गया, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती गई। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये किस तरह ये यहाँ से ये पैटर्न कैसे बना, ये डिस्टर्बेंस ने जो पैटर्न बनाया ये पैटर्न कैसे बना और ये बम्प कैसे बना और ये फिर पैटर्न जब वो आगे कैसे बढ़ रहा है, ये है मैकेनिज़्म। तो अब हम ये मैकेनिज़्म में देखते हैं कि ये जो हमने बम्प को प्रोड्यूस किया और ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया ये आगे कैसे बढ़ती है, इस चीज़ की मैकेनिज़्म को समझते हैं और फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखिए ज़रा, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास जो है वो एक फ़र्ज़ करें वही रस्सी है, ठीक है, जिस पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है और ये हमारे पास वो रस्सी है और यहाँ से इसको हमने बांध दिया या ना भी बांधे तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनिशियली वो तमाम पार्टिकल्स क्या हैं, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं, बड़े पुरसकून में हैं। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से एक पार्टिकल को पकड़ा और उसको उछाला, उसको एनर्जी दी, उसको मैंने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये पार्टिकल जो यहाँ पर है, इसका पार्टिकल का नाम है पार्टिकल नंबर 1। तो ये फर्स्ट पार्टिकल को एनर्जी दी और ये एनर्जी लेकर ये ऐसे ऊपर उठा, मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, ये ऊपर उठा। जब ये ऊपर ऐसे उठेगा, ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ गया, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आया, इसके साथ जो पार्टिकल पड़ा हुआ था वो पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सेकंड पार्टिकल जो है, ठीक है, और फर्स्ट पार्टिकल भी सेकंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स वेव की प्रोपगेशन के दौरान जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए होते हैं। तो अगर मैं एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करूंगा तो चूंकि पहले पार्टिकल का जो कनेक्शन है वो दूसरे के साथ है, तो पहले पार्टिकल को जब मैं ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा तो पहला पार्टिकल चूंकि दूसरे के साथ मुंसलिक है तो ये दूसरे पार्टिकल को भी ऐसे ऊपर उठाना शुरू कर देगा, और दूसरा पार्टिकल चूंकि तीसरे के साथ कनेक्टेड है तो दूसरा पार्टिकल तीसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो उसको ऊपर मजबूर करेगा ऊपर आने के लिए। क्लियर? तो इस तरह जब मैं पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करूंगा तो दूसरा पार्टिकल भी क्या करेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा और वो भी ऐसे ऊपर आना चाहेगा। तो दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल के पीछे पीछे आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्टिकल है, और ये सेकंड पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, और इस तरह जो थर्ड पार्टिकल है वो भी क्या करेगा, ऊपर आना चाहेगा। ये फर्स्ट जब वो हमने सिनेरियो देखा, ठीक हो गया। तो हमने चूंकि इसको एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी दी, और मैकेनिकल एनर्जी लेकर ये बिल्कुल मैक्सिमम ऊपर आ गया, मैक्सिमम ऊपर आ गया, और इसके साथ ही दूसरा पार्टिकल भी इसकी पैरवी करते हुए, इसको फॉलो करते हुए इसके पीछे पीछे आने लगा, और दूसरे पार्टिकल को फॉलो करते हुए तीसरा पार्टिकल भी दूसरे पार्टिकल के पीछे पीछे आने लगेगा। ठीक हो गया, ये पार्टिकल नंबर 2 और ये पार्टिकल नंबर 3। अच्छा, आगे देखें। अब जब इसके पास सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, कि ये जो पार्टिकल जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इसके पास सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो दूसरा पार्टिकल जो है वो पहले पार्टिकल को ऐसे वापस खींच रहा है। तो ये पार्टिकल जो पहला पार्टिकल है ये अब वापस आना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसके पास सारी एनर्जी खत्म भी हो गई है और दूसरा पार्टिकल इसको अभी भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है, खींच रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे वापस आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे केस में, दूसरी पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल, ये अब जब वो नीचे आना शुरू हो गया, तो नीचे आना शुरू हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे बना देता हूँ और एरो इसका जब वो मैं नीचे बना देता हूँ। तो पार्टिकल ए तो नीचे आ रहा है, लेकिन अभी पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल, ये अभी भी ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये उतना ही ऊपर उठेगा जितना ये पहला पार्टिकल ऊपर उठा था। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें जो दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ पर आ गया, इतना ऊपर उठ गया, तो इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब चूंकि दूसरा पार्टिकल ने तीसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था और तीसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करके अब तीसरा जो पार्टिकल है वो अब क्या करेगा, ऊपर आ रहा होगा, तो ये जो है वो ऊपर आ रहा है,
तीसरा पार्टिकल यहाँ पर। अब तीसरे पार्टिकल का जो लिंक है वो चौथे के साथ है, तो तीसरा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, चौथे को डिस्टर्ब कर देगा और चौथे को ऊपर ऐसे उछालना चाहेगा। ये होगा चौथा पार्टिकल। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर क्या होगा, ये पार्टिकल जब वो फर्दर आएगा और ये अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, और उस लम्हे ये जो दूसरा पार्टिकल है ये मैक्सिमम ऊपर आ चुका था, इसके पास सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। अब ये तीसरा जो पार्टिकल है इस दूसरे को नीचे खींचेगा, तो जिस वजह से ये दूसरा पार्टिकल है वो नीचे आना चाहेगा और तीसरा पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा, और जिस वजह से चौथा पार्टिकल भी क्या करेगा, ऊपर आएगा। तो अगले सिचुएशन में, अगले सिनेरियो में हमें देखने को क्या मिलेगा, अगले सिनेरियो में थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। तो अगले सिनेरियो में ये पार्टिकल कहाँ तक आ चुका होगा, मेन पोजीशन पर आ गया, राइट। और उस लम्हे दूसरा पार्टिकल कहाँ पे आएगा, वापस आ रहा होगा। ये आ रहा है जी वापस, तो मैं इसको वापस बनाते हुए यहाँ पे बना देता हूँ और इसका एरो डाउनवर्ड। और उस लम्हे जो तीसरा पार्टिकल है वो अब कहाँ पे जा चुका होगा, वो मैक्सिमम ऊपर जा चुका होगा। ये आ गया मैक्सिमम ऊपर और इसका एरो कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ। अब जब तीसरा पार्टिकल ऊपर आ रहा है, उसने चौथे को क्लिक किया और चौथा भी अब क्या आएगा, ऊपर आएगा। ये आ गया, चौथा ऊपर आ गया, और चौथे ने पांचवें को डिस्टर्ब किया, तो अब पांचवा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी ऊपर आना चाहेगा। तो ये हो गया हमारे पास पांचवा पार्टिकल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगले सिनेरियो में क्या होगा, अगले सिनेरियो में क्या होगा इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब चूंकि ये पार्टिकल मीन पर है, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से जो पहला पार्टिकल है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि क्या कर जाएगा, अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फर्दर आगे मूव कर जाएगा। तो फर्दर आगे मूव कर जाएगा, तो ये मूव करते हुए फर्ज करें यहाँ पर आ गया, ठीक है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। उस लम्हे ये दूसरा पार्टिकल कहाँ पे आ चुका होगा, मेन पॉइंट पर आ गया होगा। ये आ गया हमारे पास, मेन पॉइंट पर आ गया। तीसरा पार्टिकल किधर आएगा, तीसरा पार्टिकल मैक्सिमम ऊपर आ गया, अब इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, अब ये वापस आना चाहेगा। अब ये वापस आ रहा तीसरा पार्टिकल, तो तीसरा पार्टिकल वापस आएगा, तो फर्ज करें ये यहाँ पर आ गया, नीचे आ रहा है, इसलिए इसका एरो नीचे। उस लम्हे जो चौथा पार्टिकल वो कहाँ पे जा रहा होगा, वो ऊपर जा रहा होगा ना, ठीक है। पार्टिकल 3 नीचे आ रहा है, तो पार्टिकल 4 ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा। ये फर्ज करें चौथा पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये चौथा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम ऊपर आएगा। उस वक्त पांचवा जो किधर जा रहा होगा, पांचवा ऊपर जा रहा होगा। ये पांचवा आ गया जी ऊपर, इसका एरो ऊपर, और पांचवे ने क्या कर दिया, छठे को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये हमारे पास पांचवा और ये छठा। इज इट क्लियर? ओके। और फिर आगे आखिरी सिनेरियो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर में क्या होगा कि ये पार्टिकल जब वो दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे नीचे चला जाएगा, दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस लम्हे जो दूसरा पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल के पीछे पीछे आएगा, और वो फर्ज करें इधर आ रहा है, ये इसका एरो होगा इस डायरेक्शन में। इस लम्हे जो तीसरा पार्टिकल है वो कहाँ पर आ जाएगा, मेन पोजीशन पर आ जाएगा, और चौथा पार्टिकल क्या होगा, वो मैक्सिमम ऊपर था, अब क्या होगा, इसकी सारी एनर्जी खत्म होगी, तो ये वापस आएगा। तो ये वापस आ रहा है, तो चौथा पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस लम्हे जो पांचवा है वो सबसे ऊपर जा चुका होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा चुका होगा, और छठा पार्टिकल उसके पीछे, और इसने सातवें को डिस्टर्ब कर दिया। अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं जब वो एक पैटर्न ड्रा करूँ, तो पहले पैटर्न क्या बना था, पहले पैटर्न बना था कुछ इस तरह से। ये देखें, ये इधर उठा हुआ, ये पार्टिकल यहाँ पे इतना उठा हुआ, ये पार्टिकल यहाँ पे इतना उठा हुआ, तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह की सिचुएशन। ये मैंने एक बम्प प्रोड्यूस किया, बम्प, ठीक है, ये वाला बम्प मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया। अब ये बम्प क्या हुआ, ये आगे ट्रांसफ़र हुआ। देखें, ये जो बम्प पहला पार्टिकल सबसे पीक पर था, अगले लम्हे दूसरा पार्टिकल सबसे पीक पर है, तो अब जो बम्प की जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। फिर अगले लम्हे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगले लम्हे की सिचुएशन है। उसके बाद अगले लम्हे में क्या होगा, अगले लम्हे में हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, और अगले लम्हे हमारे पास ये वाली सिचुएशन। तो अब आप देख सकते हैं कि बम तो मैंने ये पहले पार्टिकल को मैंने ऑसिलेट करवाया था,
लेकिन आसा सा बम्प जो डिस्टर्बेंस है वो किधर जा रही है, वो इधर जा रही है, राइट साइड पर जा रही है। इज इट क्लियर? तो डिस्टर्बेंस किधर से किधर जा रही है, डिस्टर्बेंस हमारी इधर से इधर जा रही है। अगले लम्हे यहाँ पर हो गया, अगले लम्हे यहाँ पर हो गया, अगले लम्हे यहाँ पर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह जो वो डिस्टर्बेंस जो है वो हमारी आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है। और इस पूरी डिस्टर्बेंस के दौरान हर पार्टिकल को ऑसिलेट करने का मौका मिल रहा है। हर पार्टिकल जब वो मैक्सिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे जाएगा, पहले केस में पहला पार्टिकल सबसे ऊपर गया था, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसने गेन की थी। अगले लम्हे दूसरे पार्टिकल ने सबसे ऊपर गया, इसने एनर्जी गेन की। अगले लम्हे तीसरे पार्टिकल ने एनर्जी गेन की, सबसे ऊपर चला गया। अगले लम्हे चौथे ने गेन की, पाँचवें ने गेन की, छठा करेगा, सातवां करेगा, आठवां करेगा, और एंड तक जितना आखिरी पार्टिकल होगा वो भी ऊपर उछलेगा। ठीक है? तो अब मैं अगर इसको ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे इस रस्सी को मूव करवाता रहूं तो सोचें किस तरह का पैटर्न बनेगा। यस, ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, यूं। ठीक हो गया? इसमें हर पार्टिकल देखें, ये वाला पार्टिकल देखें, ये वाला पार्टिकल देखें, ये वाला पार्टिकल देखें, ये वाला पार्टिकल देखें, तो हर पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। हर पार्टिकल को मौका मिलेगा जब वो वाइब्रेट होने का, ऑसिलेट होने का। इज इट क्लियर? तो इस तरह जब वो वेव बनती है, इसमें हर पार्टिकल जब वो कंट्रीब्यूट करता है, हर पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा होता है। तो वेव जो है ये बहुत सारी SHM से मिलकर बनती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। और टू एंड फ्रो मोशन का परफॉर्म करना मतलब SHM परफॉर्म करना। तो हम कह सकते हैं कि एक वेव जब प्रोड्यूस होती है तो वो बेसिकली बहुत सारी SHM का नतीजा होती है। बहुत सारी SHM मिलकर एक वेव बनाती हैं। सो वेव इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी SHMs। इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि वेव बेसिकली क्या होती है, वेव इज अ combination of many simple harmonic motions। क्योंकि इसमें हर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। इज इट क्लियर? ये अगर हम इसकी मेन पोजीशन को ड्रा करें तो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे हर पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है? अब अगले लम्हे ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो इस तरह ये वेव जब वो कंटिन्यूसली क्या करती जाएगी, बनती जाएगी। और इस पूरी वेव की प्रोपोगेशन के दौरान हो क्या रहा है, हमारी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है? तो हमने पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, लेकिन आखिरी पार्टिकल भी क्या होगा, उसी ऑसिलेशन, उसी पैटर्न से क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, जिस पैटर्न से ये पहला पार्टिकल क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। इज इट क्लियर बेटा? तो ये आपने देखा कि किस तरह जो है वो वेव काम करती है, वेव का मैकेनिज्म क्या है, वेव की बनावट क्या है, कैसे वेव बनती है, और उस वेव के बनने के दौरान कैसे हमारी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हुई। तो हमने तो ऑसिलेशन करवाया पहले पार्टिकल को, हमने मैकेनिकल एनर्जी दी पहले पार्टिकल को, लेकिन वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी आखिरी तक पहुंच गई, लास्ट पार्टिकल तक पहुंच गई। कैसे पता चला? क्योंकि आखिरी पार्टिकल भी उसी अंदाज में ऑसिलेट कर रहा था जिस तरह पहला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। तो यूं हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो गई बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो गई। जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई है? ठीक है जी। उसके बाद आखिरी चीज़ है वो इसी टॉपिक की कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, हमने इस रस्सी में वेव को प्रोड्यूस किया, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि वेव को प्रोड्यूस करने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वो कि भाई मैंने अगर रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस करवानी है तो सबसे पहले सोर्स होना चाहिए। सोर्स
ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, कि वेव को जिसने पैदा करना है वो सोर्स भी तो हो तब भी वेव पैदा होंगी। यस, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वेव को प्रोड्यूस करने की वो क्या है? सोर्स। देयर मस्ट बी अ सोर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस अ वेव। ठीक है बेटा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं जो वेव को बनाने में हेल्प करती हैं? तो सबसे पहला हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखी देयर मस्ट बी अ सोर्स। ठीक है, सोर्स होगा तो वेव बनेगी ना। जब सोर्स ही नहीं है तो वेव कैसे बनेगी उस मीडियम में, उस रस्सी में, उस पानी में? क्लियर? अच्छा, दूसरा, अगर सोर्स है तो अगली चीज़ क्या है? जो अगली रिक्वायरमेंट हमारी वो ये है कि जैसे हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधा हुआ है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा है? अगर ये पहला पार्टिकल ऊपर जा रहा था, दूसरा उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, या पहला पार्टिकल दूसरे को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ये जो बिहेवियर है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि उस मीडियम के पास क्या है? इलास्टिसिटी है। ठीक है, उस मीडियम के पास क्या है? इलास्टिसिटी है। जैसे एक स्प्रिंग को अगर मैं छोड़ूंगा यहाँ से दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक आटा है, एक गूंदा हुआ आटा है, उसको अगर मैं ऐसे खींचूं, छोड़ूं, वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? आटे के मालिक्यूल्स के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी? इलास्टिसिटी नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसलिए आटे में जो गूंदा हुआ आटा है उसमें वेव्स नहीं बनेंगी। तो वेव्स को प्रोड्यूस करने का दूसरा जो बेसिक जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? देयर मस्ट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी अ रिजिडिटी, देयर मस्ट बी अ इलास्टिसिटी इन दैट मीडियम। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो ये है मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी। ठीक है जी, इलास्टिसिटी का जो मेजरमेंट है वो हम किससे करते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स से करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया, देयर मस्ट बी a restoring force between the particles of the medium। ये हो गया। उसके बाद तीसरी और आखिरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो ये है, देखें, जब मैंने पार्टिकल एक और पहले पार्टिकल को मैं डिस्टर्ब किया, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर उछला, अब ये वापस आएगा, वापस आते हुए ये मीन पर रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से क्या कर जाएगा? आगे मूव कर जाएगा। तो अगर इनर्शिया ना होता, अगर इनर्शिया ना होता तो वेव बन ना पाती, और जब वेव ना बन पाती तो हमारी एनर्जी भी आगे ट्रांसफ़र ना हो पाती। यस, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल जो है वो उसके पास इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया होना चाहिए, तो इनर्शिया की जो कैलकुलेशन है वो हम कहाँ से करते हैं? मैस से करते हैं। यस, तो मैस भी होना चाहिए उस पार्टिकल के पास। देयर मस्ट बी इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया की जो कैलकुलेशन है वो हम किससे करेंगे? मास, मैस से करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो ये चंद एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। जी बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज आपने देखा वेव का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया कि वेव क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को देखा, वेव क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी,
और किस तरह ये उस मीडियम में, उस रस्सी में, उस पानी में जो वेव है वो बनती है। और जब वेव बनती है तो क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, क्या ट्रांसफ़र नहीं होता, ये हमने सारी बातें देखी। और लास्ट पे देखा कि हमने कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये बेटा आप इस टॉपिक को नोट कर लें। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वेव की जो टाइप्स हैं उसको बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।